दोस्तों अगर आप लोग अपने आसपास के नेचर को ऑब्जर्व करोगे, नेचर को मतलब इस ब्यूटीफुल यूनिवर्स को ऑब्जर्व करोगे, तो ऐसे ही करते ही होगे। तो ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर फिनोमेना है जो देख के काफी मजा आ जाता है हमको। मतलब कभी आसमान की तरफ देखा हो तो इतना बड़ा आकाश दिखता है देखने में। हमारा रेनबो बनते हुए देखा होगा आपने सुंदर सा। स्टार्स को कभी ऑब्जर्व किया होगा, सोचा होगा ये क्या है, ओहो चमक क्यों रहे हैं, लाइट कहाँ से आ रही है। तो सन के पास लाइट कहाँ से आई, अर्थ के पास लाइट कहाँ से आई, सन से लेकर अर्थ तक लाइट कैसे आई, क्योंकि ये डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बड़ा। और अगर आई भी तो इतनी जल्दी कैसे आ गई। मतलब आपने पढ़ा होगा शायद फैक्ट कि 8 मिनट 20 सेकंड के अंदर लाइट पहुंच जाती है। तो लाइट की इतनी ज्यादा इनॉर्मस स्पीड कैसे है। और ये सारी ही बातें जो आप अपने आसपास ऑब्जर्व करते, छोटे फिनोमेना की बात कर लें तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को, आपने मैग्नेट के साथ हमेशा, मतलब जब मैग्नेट मैंने पहली बार देखा था तो मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया था उसको देखकर। तो काफी हम खेलते थे मैग्नेट के साथ बचपन में। तो मन में ये ख्याल तो आता ही है कि ये दूर से ही बिना इसको टच किए कैसे इस पे फोर्स लगा रहा है, किस तरह से इसको धक्का दे रहा है या अपनी तरफ खींच ले रहा है। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बहुत ही कमाल के कंसेप्ट लगे थे जब मैंने पहली बार देखा था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है जो ऑब्जेक्ट को टच किए बिना उस पर फोर्स लगा देता है। तो ऐसे बहुत सारे जो फिनोमेना है वो हमारे आसपास नेचर में होते ही रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली होते रहते हैं। और इन फिनोमेना को ऑब्जर्व करके हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को इनहेंस करते हैं। तो फिनोमेना को ऑब्जर्व करना, उसके बेसिस पे लॉज ऑफ नेचर देना, लॉज ऑफ नेचर कह लो या लॉज ऑफ फिजिक्स कह लो, और उन लॉज के बेसिस पे अपने सर्वाइवल को मोर एंड मोर कंफर्टेबल बनाना, यही फिजिक्स है और यही फिजिक्स का उद्देश्य है। तो होप ये बातें समझ में आई होंगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर फिजिक्स। अपनी फिजिक्स को समझने की, फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं आगे। फिजिक्स, अब दिख रहा होगा आपको फिजिक्स। ये वर्ड डिराइव हुआ है दोस्तों ग्रीक के वर्ड से जिसका नाम है फ्यूसिस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नेटुरे, मतलब नेचर। नेचर क्या है ये अभी अभी आपको बताया। मतलब मैंने ये नहीं बताया कि नेचर क्या है, नेचर में किस तरह से कौन से फिनोमेना हो रहे हैं और हम उन्हें पढ़ के किस तरह से अपनी टेक्नोलॉजी को कॉन्टिन्यूसली इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, नेचर के अंदर जो भी फिनोमेना है वो हमेशा से होते आ रहे हैं। आपने जस्ट उन्हें ऑब्जर्व किया और उन्हें ऑब्जर्व करके अपने लॉज दिए। बात समझ में आई। मतलब ये है कि सेब गिरने के बाद ग्रेविटेशन के लॉज को दिया गया। इसका मतलब ये नहीं था कि उससे पहले ऑब्जेक्ट अब धरती पे गिरती नहीं थी, या उससे पहले दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते थे। जब तक लॉज नहीं आए थे उससे पहले मैग्नेट एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाते थे, या जब तक हमें पता नहीं लगा उससे पहले अर्थ सन का चक्कर नहीं लगाती थी, या हमें सनलाइट नहीं मिलती थी, या तुम जिंदा नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो नेचर में जो भी कुछ हो रहा है, जितने भी नेचुरल फिनोमेना ये हमेशा से होते आ रहे हैं, जिन्हें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जिनको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, जिनको ऑब्जर्व करके हमने अपनी टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा इनहेंस किया है। और ऐसे बहुत सारे फिनोमेना भी होंगे भी जिन्हें ऑब्जर्व करना बचा है, तो करके उसे भी इनहेंस करेंगे। तो हमें समझना है फिजिक्स को। तो कहने का सेंस क्या है कि जो भी चीजें हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन ही अभी आपको एग्जांपल दिया कि अर्थ पे ऑब्जेक्ट्स तो हमेशा से गिरते आ रहे थे, हमने सर आइजैक न्यूटन ने उसे ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पे लॉ दिया। यही तो फिजिक्स है। मतलब क्या है कि इसको, फिजिक्स को समझाने के लिए एच.सी. वर्मा में एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ इसको समझा रखा है। एग्जाम्पल के साथ समझा रखा है मतलब क्या है कि उन्होंने कहा कि आप रिलेट कर सकते हो कि जैसे एक चेस की गेम हो रही है और एक छोटा बच्चा जिसको चेस के रूल के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो बस दो लोगों को खेलते हुए देख रहा है, वो उस गेम को पहली बार देख रहा है। तो जिस तरह से एक छोटा बच्चा एक चेस के गेम को पहली बार देखता है कि दो लोग आपस में खेल रहे हैं, उसी तरह से आप अपने आसपास के नेचर को ऑब्जर्व करते हो। ओहो रेनबो बन गया, ये रेनबो है क्या, बड़ा क्या है, मुझे क्या मतलब, पर बड़ा ही सुंदर लग रहा है। ठीक है, अब हमें नेचर को देखते हुए मजा आ रहा था, उस बच्चे को उन दो प्लेयर्स को चेस खेलते हुए देख के मजा आ रहा था। उसको नहीं पता कि चेस के रूल्स क्या हैं, कौन सा प्यादा, कौन सा घोड़ा, हाथी, ये सब किस तरह से चलेंगे, उसको कुछ नहीं पता। तो वो कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा है। हाँ, लेकिन जब एक प्लेयर के सेम मूव को बार बार ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको ये समझ में आ रहा है कि ये घोड़े जैसे दिखने वाला प्राणी ये हमेशा 2.5 कदम ही चलेगा, ये ऐसे चल के ऐसे ही जाएगा, इसके अलावा इसका और कोई मूव नहीं है। इसी तरह से आप फिजिक्स को भी समझते हो। फिजिक्स के अंदर जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो पहले से हो रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में, हमने उसे ऑब्जर्व किया और जब उन फिनोमेना को बार बार सेम तरीके से होते हुए देखा तो उसके बेसिस पे लॉ बनाए कि ऐसा होगा तो उसके बाद ऐसा होगा, ये हमारे लॉज हैं।
और इस तरह से अब आप इनको प्रिडिक्ट करके अपनी सर्वाइवल के अंदर किस तरह से, मतलब सर्वाइवल के चांसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो समझ में आ रही होगी बात। वैसे तो दोस्तों हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुकी है पिछले कुछ सालों में, मतलब हम लोग क्वांटम कंप्यूटर जैसे कंसेप्ट पे भी वर्क कर रहे हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिख लिया क्योंकि मैं बताते वक्त भूल जाता हूँ। तो टेलीफोन है, मोबाइल है, या इसको वायरलेस कम्युनिकेशन कह लो, कुछ में वायरस होते हैं कुछ में नहीं होते। तो वायरलेस कम्युनिकेशन भी एक बहुत ही कमाल की डिस्कवरी थी मेरे हिसाब से, बहुत ही कमाल की इन्वेंशन थी, क्षमा प्रार्थी है। क्यों कमाल की इन्वेंशन थी? क्योंकि अगर इस चीज को थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो और सोचो कि आपके आसपास मोबाइल नहीं है या फिर ऐसा कोई भी टेलीफोन जैसा कुछ भी नहीं है जिससे आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करो, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं यहाँ बैठे बैठे, यहाँ एग्जैक्टली यहाँ बैठे बैठे इस दुनिया में प्रेजेंट किसी भी आदमी से जस्ट ऐसे ही बात कर लूंगा जैसे वो मेरे सामने है, और इस तरह से बात करूंगा कि हमारे बीच में आने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें वो बात हल्की सी भी सुनाई नहीं देगी, तो ये बेवकूफ़ी लगेगी, मेरे को तो लगेगी कि यार ये कैसे हो सकता है। कंडीशन ध्यान रखना कि मोबाइल वाला कंसेप्ट आपको अपने दिमाग से निकाल देना है। तो ये बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी के अंदर जो इन्हेंसमेंट आई, एक्सरे बहुत ही रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन थी ये भी। अब सैटेलाइट की वजह से जो ये आज वेदर फोरकास्टिंग वगैरह इतनी ज्यादा एक्यूरेट हो पा रही है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंजन, हीट इंजन वगैरह, पेट्रोल डीजल इंजन जो आज हम इतनी ज्यादा हाई इफिशियंसी के साथ बना पा रहे हैं, तो ये बहुत सारे एडवांटेज मिले हैं जो हमें फिजिक्स ने दिए हैं। और अब अगर मैं आपके मन में कुछ क्वेश्चंस डाल के छोड़ना चाहूं तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होंगे, कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे कि कुछ फोर्सेस की बात करो। वैसे तो नेचर में 4 बड़े फोर्सेस हैं, उनमें से किसी 2 फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। एक है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑब्वियसली इसके बारे में सुना होगा आपने, 9th क्लास में इसका चैप्टर भी पढ़ा होगा ग्रेविटेशन का। तो उसमें पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ना किसी भी 2 मास के बीच में लगता है। हमें पहले लगता था कि अर्थ ही फोर्स लगाती है, अर्थ ही हम पे ग्रेविटी लगाती है, जिसकी वजह से मेरा वेट है, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ूंगा तो वो नीचे फॉल हो जाएगा। अब क्यों हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। अर्थ में से कुछ निकला नहीं जिसने इसको पकड़ा और नीचे खींच लिया, मतलब एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो जस्ट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। तो इसको अगर मैंने अपने कड़े को छोड़ा तो वो कहाँ गिरा? बोलोगे नीचे गिरा। तो नीचे क्या है? नीचे कोई डायरेक्शन है क्या? हमारा मेन सेंस होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब कि अर्थ के सेंटर की तरफ गिरा। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ता हूं तो वो इधर गिरेगा, यहां छोड़ता हूं तो वो इधर गिरेगा, मतलब ये अर्थ है आपकी और हम इसके सरफेस पे रह रहे हैं। अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, हो सकता है कि मैं यहीं पर खड़ा हूं इस वक्त किसी भी पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और मैंने अपना कड़ा यहां छोड़ा है, तो वो नीचे क्या मतलब है? मतलब ये है कि वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ मूव कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक हवाई जहाज की बात करो, और एक फ्लाइट जो 250 पैसेंजर के साथ उड़ रही है, अगर वो अपना इंजन बंद कर दे, ऐसा नहीं करेगी वैसे तो इतनी हाइट पर होने के बाद भी धम आके अर्थ पे गिरेगी, ऑब्वियसली गिरेगी। अगर और ये जो अर्थ और मून है, ये इतने डिस्टेंस पे होने के बाद भी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अर्थ मून की क्या बात करो, अर्थ सन की बात कर लो, सन से सबसे फारेस्ट प्लैनेट की बात कर लो, पूरे के पूरे मिल्की वे गैलेक्सी की बात कर लो, तो इतना बड़ा डिस्टेंस, कितना बड़ा डिस्टेंस। तो इसको भी समझते हैं। अब इसको समझते हैं थोड़ा तसल्ली से। मैं क्या कहना चाहता हूं उसको ध्यान से समझना कि अब मैं जहां रहता हूं, क्या अगर मैं जगह बताऊंगा, जगह नहीं बताते, मैं किसी ए लोकेशन पे रहता हूं और मुझे बी लोकेशन पे जाना है और इसके बीच का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। और 20 किलोमीटर मैंने यहाँ पर एक बाइक पकड़ी, मतलब बाइक है मेरे पास, बाइक पे बैठा और मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया और मैं ए लोकेशन से बी लोकेशन पे पहुंच गया। मुझे पहुंचने में लगा आधा घंटा, हाफ आवर। 20 किलोमीटर हाफ आवर में ट्रैवल कर लेना बहुत बड़ी बात है, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी बात है। हाफ आवर का मतलब है 30 मिनट। 30 मिनट में आपने 20 किलोमीटर ट्रैवल करे, और मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी बात है, मतलब कि अच्छी खासी स्पीड होगी। अच्छी खासी स्पीड क्या होगी? एवरेज देखा जाए तो अगर मतलब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकल रही है, उतनी भी अच्छी नहीं है। पर आप ये भी सोचो, बीच में रेड लाइट आएगी, ट्रैफिक आएगा, तो उसमें रुकना भी पड़ेगा, तो मतलब कई बार मेरी स्पीड 60, 70, 80 भी गई होगी। तो हाँ, ये ठीक है। अगर आप एवरेज बात कर रहे हो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो ओके, उतनी बुरी नहीं है। पर अगर मैं बोलूं कि मैंने ये जो डिस्टेंस है 30 मिनट में ट्रेवल नहीं किया, ये डिस्टेंस मैंने केवल ट्रेवल किया है 5 मिनट में, तो अब ये ज्यादा हो गया। 5 मिनट में मैंने 20 किलोमीटर ट्रेवल कर लिए, तो मतलब कि बहुत ज्यादा स्पीड होने वाली है। और अगर मैं ये बोलूं आपसे कि मैंने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है मात्र 1 मिनट में, तो अब मना कर दोगे कि अभी आदमी फेंक रहा है। 1 मिनट में 20 किलोमीटर ट्रेवल नहीं किया जा सकता। 1 मिनट में 20 किलोमीटर ट्रेवल करने का मतलब क्या है कि आप 1 घंटे में कितना ट्रेवल करोगे?
1 मिनट में 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो करीब 112 किलोमीटर, तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पीड हो जाएगी, तो इसको छोड़ते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 1 मिनट में मैंने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया है, तो आप मानने से मना कर रहे हो, क्योंकि ये स्पीड बहुत ज्यादा होने वाली है। अगर इस स्पीड से मेरे पास से कोई गुजरेगा तो शायद उसकी आवाज से भी मैं डर जाऊं, इतनी खतरनाक स्पीड है ये। और ये स्पीड कितनी है कि आपने 1 मिनट में 20 किलोमीटर ट्रेवल किया। और अब अगर मैं बोल दूं कि 1 मिनट में 20 किलोमीटर नहीं, 1 मिनट में 1 सेकंड में 20 किलोमीटर ट्रेवल हुए हैं, तो बोल दोगे कि बस अब वीडियो बंद करने का समय आ गया, क्योंकि बातें अब हवा में जाने लगी हैं। तो नहीं, 1 सेकंड में 20 किलोमीटर भी ट्रेवल हो रहा है। अब जैसे हमारा साउंड है वो 1 सेकंड के अंदर करीब 330-32 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है, राइट। अब आते हैं लाइट की स्पीड पे। लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा खतरनाक है उसको देखो। लाइट 1 सेकंड में 20 किलोमीटर ट्रेवल नहीं करती ना, 30 किलोमीटर ट्रेवल करती है। 30 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो गया। लाइट 1 सेकंड में 300, 3000 नहीं, 30,000, 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में ट्रेवल करना। 1 सेकंड टाइम तो मेरे को पता है कि बहुत छोटा आता है, बीत गया। लेकिन 3 लाख किलोमीटर कितना बड़ा डिस्टेंस होता है, इसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि इतना कभी ट्रैवल ही नहीं किया होगा आपने। जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक की का डिस्टेंस करीब शायद 3000 किलोमीटर के आसपास का है। 3000 किलोमीटर के आसपास का है, मतलब 100 गुना कम। अगर मैं लाइट की स्पीड की बात करें, अगर समझने की कोशिश करें, तो लाइट की स्पीड से अगर आप चल रहे हो तो आप 1 सेकंड में इंटायर अर्थ के 7.5 चक्कर मारने वाले हो। इतनी खतरनाक स्पीड है इसकी। मैं जब ये बटन बंद करके ऑन करता हूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि लाइट सोर्स से निकली, बल्ब से निकली और पूरे कमरे में पहुंच गई। मुझे लगता है कि इस कमरे में पहले से ही प्रेजेंट थी, बस ये बटन दबाने से मेरे को ऑब्जेक्ट्स दिखना स्टार्ट हो गए। तो इतनी कमाल की स्पीड है लाइट की। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 1 सेकंड के अंदर अर्थ के 7.5 चक्कर, तो मजाक तो नहीं है। और उसके बाद भी लाइट को सन से लेके अर्थ तक पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। जो ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, उसको वो 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा और वो 8 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा। तो इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस, मतलब बहुत ज्यादा बड़े, अर्थ और सन के बीच में, मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि बहुत बड़ा डिस्टेंस है। इतना बड़ा डिस्टेंस होने के बाद भी अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसने इसको इतनी दूर से पकड़ रखा है। मैं बात कर रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स की, मैं कहां से पहुंच गया स्पीड ऑफ लाइट पे, तो अब ये बातें समझ में आएंगी आपको। मैं ये बताना चाह रहा था, एक तरह से आपको ये कंपेयर करवाना चाह रहा था कि सन और अर्थ के बीच में कितना बड़ा डिस्टेंस है। और इतने बड़े डिस्टेंस होने के बावजूद भी इन दोनों ने एक दूसरे को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स में बांध रखा है, राइट। और केवल यही नहीं, और भी बहुत दूर दूर के ऑब्जेक्ट, मतलब पूरा मिल्की वे गैलेक्सी जो पूरा का पूरा स्टेबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्टेबल है। तो इतना खतरनाक फोर्स होने के बावजूद हम कहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो वीक फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है, बहुत कमजोर है। ये क्या मजाक है। तो आ गई समस्या, हो गई दिक्कत कि क्यों है ये वीकेस्ट फोर्स। तो इसको भी समझेंगे, यहीं पर फिजिक्स हमारी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब मैं और कुछ काम खराब करने वाली बातें बताता हूँ आपको। शायद आप लोगों को ये बातें पहले से भी पता हूँ, पर सुन लो। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या है, अगर ये वीक है तो फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या है, और इसको समझे। तो न्यूक्लियर फोर्सेस को हम स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस को समझ लो इसका मतलब। तो मतलब एक न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस, एक एटम का न्यूक्लियस जिस फोर्स की वजह से स्टेबल है ना, उस फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग फोर्स बोल रहे हैं। बहुत छोटा होता है एक एटम। एक एटम कितना छोटा होता है, अब आप कैसे इसको गेस करोगे। इसको ऐसे ही गेस करोगे कि हमें हमारी सेल दिखाई नहीं देती बॉडी की, इतनी छोटी होती है। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो बहुत छोटे हैं, उसके अंदर डीएनए, डीएनए में जीन, जीन में एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, जो इतने ज्यादा छोटे हैं कि मतलब बहुत ही ज्यादा है। हाँ, तो बहुत ज्यादा। अब इतने ज्यादा छोटे हैं और इनका अपना खुद का भी न्यूक्लियस है। और इतना छोटा न्यूक्लियस है, जो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, कि करीब करीब एक एटम का 99% स्पेस वैकेंट ही होता है, और जो बचा हुआ 0.1% का स्पेस है वो न्यूक्लियस अप्लाई कर, मतलब कि एक्वायर करता है। एक एटम जो इतना ज्यादा छोटा है और उसका एक न्यूक्लियस जो उसका केवल 0.1% स्पेस को एक्वायर कर रहा है, वो जिस फोर्स की वजह से स्टेबल है, मतलब जिसको देखने का भी नहीं सोच सकते आप कि वो इतना ज्यादा छोटा है, फेम्टोमीटर में जिसका रेडियस, फर्मी के अंदर, वो जिस फोर्स की वजह से स्टेबल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट, और इतनी हैवीली बॉडी जिसकी वजह से स्टेबल है वो वीक। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको मिलेगा धीरे धीरे। तो होप मजा आना स्टार्ट हो गया होगा। तो अब हम फिजिक्स को स्टेप बाय स्टेप, या फिर साइंस को स्टेप बाय स्टेप समझना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो पहला स्टेप शुरू करते हैं।
तो दोस्तों पहला टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा वो लिखा दिख गया होगा आपको, वो है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड है क्या? साइंस को पढ़ने का मेथड साइंटिफिक मेथड है। तो साइंस में मैं बात करूंगा फिजिक्स की। साइंटिफिक मेथड के बेसिक 4 स्टेप होते हैं जो आपको लिखे दिख रहे होंगे। ऑब्जर्वेशन, जो भी फिनोमेना आपके सामने हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना। सेब गिरता हुआ देखा न्यूटन ने, सर इजैक न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, जिसके बेसिस पे उन्होंने थ्योरीज वगैरह दी, हम लोगों को ग्रेविटेशन के बारे में बताया, जिसकी वजह से ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट वगैरह हम लगा पाए, जिसकी वजह से हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी इस हद तक इम्प्रूव हुई एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन की वजह से, जो थी सेब को गिरते हुए देखना, पता है आपको। तो ऑब्जर्वेशन, उसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग। अब ऐसा नहीं है कि सेब को गिरते हुए देखा और सैटेलाइट बन गई और सब कुछ हो गया। रीजनिंग पे गए वो कि ये क्यों गिरा, सेब अर्थ की तरफ क्यों गिरा, अर्थ की तरफ, अर्थ के बारे में सब कुछ पता लग चुका था हमें, स्फेरिकल वगैरह है। कहने का सेंस क्या था कि उनका क्वेश्चन मन में ये था कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, अगल क्यों नहीं गया, बगल क्यों नहीं गया, या फिर ये यही रहता, अर्थ ऊपर आ जाती। अब लग रहा होगा कि बकवास कर रहे हो, तो बकवास नहीं है, सही है। ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको ये कहता है कि अगर दो मासेस के बीच में, कोई भी दो मासेस के बीच में, केवल अर्थ और एप्पल नहीं, इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हर दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। वो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, Gm1m2/r², जहां पर m1 और m2 मासेस हैं और r उनके बीच का डिस्टेंस है। तो जो दो मासेस हैं, यहां पर एक मास आपका एप्पल है और दूसरा मास अर्थ है, जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि केवल अट्रैक्टिव है नेचर में, और इस वजह से आपका एप्पल खिंचता हुआ चला गया अर्थ के पास। तो अर्थ क्यों नहीं गई एप्पल के पास? क्योंकि एप्पल ने भी अर्थ पे उतना ही फोर्स लगाया जिसने अर्थ, जितना फोर्स अर्थ ने एप्पल पे लगाया। बिकॉज फोर्स इज, मतलब ये एप्पल है और ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये एप्पल है जो टूटा और अर्थ की तरफ मूव हो गया। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है आपको पता है Gm1m2/r² है। ये वो फोर्स है जो एप्पल पे लग रहा है अर्थ की वजह से, और ये वो फोर्स है जो अर्थ पे लग रहा है एप्पल की वजह से, दोनों सेम है। ये न्यूटन का लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है, विच इज एक्शन रिएक्शन, मतलब दोनों एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। वो उसे अपनी तरफ खींच रहा है, वो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। तो अर्थ का मोशन क्यों नहीं हुआ एप्पल की तरफ, एप्पल का मोशन ही क्यों हुआ? तो लॉजिकल रीजनिंग हुआ इसलिए, वो आपको पता है, इसका मास बहुत ज्यादा है। अब मास बहुत ज्यादा है, दोनों में लगने वाला फोर्स इक्वल है, तो जिसमें मास बहुत ज्यादा है उसमें एक्सेलरेशन कम आएगा, क्योंकि फोर्स जो है वो बराबर रखना है। नहीं समझे तो मैं फिर से समझाता हूँ। अगर दो फोर्स आपस में इक्वल है, F1 is equals to F2, F1 is M1A1 and F2 is M2A2। दो बॉडीज पे लगने वाला फोर्स अगर आपस में इक्वल है, और मैं कह दूं कि मास की वैल्यू M1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ये देखो तो M2 की वैल्यू कह देते हैं कि M2 की वैल्यू काफी ज्यादा है M1 से, इसका मास बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। अगर ये बहुत ज्यादा है मतलब ये कम है, तो ऑब्वियसली इसको ज्यादा होना पड़ेगा और इसको कम, तभी इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो पाएगी। मान लेते हैं कि अगर दोनों की वैल्यू ही 10 है, जस्ट एक एग्जांपल है, दोनों ही फोर्स 10 न्यूटन के हैं और यहाँ पर मास आपका 10 है, तो एक्सेलरेशन 1 का है। यहाँ पर अगर आपका मास 1 है तो एक्सेलरेशन को 10 होना पड़ेगा, तभी ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो पाएंगी। क्योंकि एप्पल का मास अर्थ के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, ना के बराबर, इसलिए अर्थ का एक्सेलरेशन एप्पल के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, ना के बराबर, मतलब होता है मोशन पर नेग्लिजिबल, तो इग्नोर कर दिया। लॉजिकल रीजनिंग, मॉडल मेकिंग, और उसके बाद इसी के बेसिस पे प्रेडिक्शंस, थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन, जिससे आप अपनी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इंप्रूव कर पाओ, अपने सर्वाइवल को अपने इन्वायरमेंट के अंदर और ज्यादा कंफर्टेबल बना पाओ। तो होप ये बातें समझ में आई होंगी। और एग्जांपल से देखें अगर तो लाइट की बहुत सारी थ्योरी आई है दोस्तों, बहुत सारी के अंदर जो लाइट का मोशन है, आप लोगों ने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा है लाइट। लाइट क्या है? बेसिक डेफिनेशन 10th क्लास के अंदर पढ़ी होगी कि जी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो आपको सेंसेशन ऑफ साइट देती है। मेन मुद्दा ये है कि ट्रेवल कैसे करती है। ट्रेवल कैसे करती है कहने का सेंस कि सन से लेके अर्थ तक बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, कोई किसी टाइप का मीडियम नहीं है, तो सन से लेके अर्थ तक लाइट आई कैसे?
इतना डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके वो पहुंची कैसे? साउंड पहुंचता है मीडियम की वजह से, बीच में हवा है जिसके अंदर कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनते हैं जिससे साउंड पहुंचता है। ये लाइट कैसे पहुंची? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, से मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। खैर इसके प्रोपोगेशन पे जो सबसे पहली थ्योरी आई थी वो आई थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जो न्यूटन ने ही दी थी, सर इजाक न्यूटन ने ही दी थी, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि जैसे गन गन से जिस तरह से बुलेट निकलती है और अपने टारगेट को हिट करती है, ठीक उसी तरह से सोर्स से, ये बल्ब है, सोर्स से लाइट निकलती है जो अपने टारगेट को हिट करती है। मतलब उन्होंने एग्जैक्टली मास की तरह ही डील कर लिया लाइट को। उन्होंने कहा जैसे यहाँ से बुलेट निकली वैसे यहाँ से कॉर्पस्कल्स निकलेंगे जो कि छोटे छोटे पैकेट होंगे एनर्जी के और जाके हिट करेंगे आपके टारगेट को। अब ये वाली थ्योरी जो है ये आगे जाके कई सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये डिफ्रैक्शन वगैरह, इंटरफेरेंस वगैरह कई फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से फिर वेव थ्योरी आई। अब वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कई फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो जिसकी वजह से ड्यूल नेचर आया। मतलब जब तक कोई नई थ्योरी नहीं आ रही थी, यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनो, जब तक कोई नई थ्योरी नहीं आ रही थी हमारे पास, मतलब जब तक हमारे पास वेव थ्योरी नहीं आई थी तब तक हमारे लिए कॉर्पस्कुलर थ्योरी राइट थी। और वैसे भी न्यूटन सर की थ्योरी है तो कौन इस पे क्वेश्चन मार्क उठाएगा। तो बाद में लेकिन जब ड्यूल आपका वो आया, वेव थ्योरी आई, जिसने इसको भी एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया और उन फिनोमेना को भी एक्सप्लेन किया जिनको ये थ्योरीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो उनको सही मानने लग गए हम। और बाद में जब वो थ्योरी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो बाद में ड्यूल नेचर आ गई। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी थ्योरी अल्टीमेट नहीं होती, मतलब हमेशा चांसेस होते हैं एक नई थ्योरी आने के जो हमारे फिनोमेना को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है, हमारी मिस्ट्रीज को जो आज तक नहीं सुलझी है उनको सुलझाती है, जिसकी वजह से कई बार हमारी पुरानी थ्योरीज को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ जाती है और कई बार रिजेक्ट करने की भी जरूरत पड़ जाती है। तो होप ये साइंटिफिक मेथड क्या भला है ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर।